नमस्कार, हमारा नाम है सुनील और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव। देखिए, पहले चरण का मतदान बीते दिन यानी कि 19 तारीख को संपन्न हो चुका है और आपने देखा है कि इस बार 2019 की तुलना में वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहे हैं, जो कि हैरान और परेशान करने वाली बात भी है। लेकिन अब ऐसे में ये जान लेना ज़रूरी होगा कि वोटिंग परसेंटेज कम होने से किसको फ़ायदा मिलेगा और किसका नुकसान होगा, और ये भी हम जानेंगे कि आखिर कहाँ से कौन आगे चल रहा है। तो आज इसी सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत-बहुत शुक्रिया अरुण जी बातचीत के लिए। धन्यवाद आपको भी। जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे अरुण जी कि वोटिंग परसेंटेज 2019 की तुलना में 2024 के पहले चरण में काफ़ी कम रहे हैं। क्या लगता है इसको, मतलब इससे फ़ायदा किसको होगा, किसका नुकसान होगा? देखिए, लोकतंत्र के इस महापर्व में जी। और ये 18वीं लोकसभा के चुनाव में बिहार में 4 सीटों के लिए चुनाव हुए। पूरे देश में 102 सीट के लिए हुए। कल जो चुनाव हुआ उसमें 2 रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी थी, गया और जमुई, और 2 सामान्य सीट थी, औरंगाबाद और नवादा। अब इन 4 क्षेत्रों में जो आपने ठीक ही कहा अपनी भूमिका में कि पिछले चुनाव की तुलना में वोटिंग कम था। एक तो ये स्पष्ट है कि मतदाता उदासीन थे, और मतदाता उदासीन थे ये पूरे दिन दिखता रहा। बूथ पर तो मीडिया से जो खबरें आ रही थी, अब वो सेलिब्रिटीज की तरह कुछ लोग जा रहे थे, हम उसे दिखा रहे थे, लेकिन पूरे दिन जिसको आप कहिए जो अपेक्षा थी, शहरों के बूथ पर कुछ तो सवेरे में लंबी कतारें दिखी, लेकिन चिलचिलाती धूप में एक तो ये कारण है। कल जुम्मा का दिन था। बिल्कुल। ये मैं जो मतदाता है उसको ध्यान में रखकर ये बात कर रहा हूँ। जो मैंने कई बूथों से खबर देखी, वहाँ का जो रिपोर्ट फीडबैक है, ये 2 प्रमुख कारण तो ये रहे कि मतदाता एक तो उदासीन थे, आम उदासीन थे। उस उदासीनता के कारण को भी ढूँढना ज़रूरी है। और मैं मानता हूँ, आपसे हमेशा ये चर्चा मैं कहता रहा हूँ, 40 लोकसभा सीट वाले बिहार में इस बार का जो चुनाव है 18वीं लोकसभा का चुनाव, उसमें एनडीए ने जो 39 सीटें जीती थी, वो फिर जीत को दोहराना कठिन, बड़ी चुनौती है। ये पहले चरण के चुनाव में ये कहीं न कहीं वो खतरे की घंटी कहेंगे या एनडीए को नुकसान संभावित है, ये इसका एक संदेश मैं मानता हूँ। इसलिए कि जो 39 सीट जीते हुए हैं। आप ये कह रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज जो कम हुआ है, ये एनडीए के लिए खतरे की घंटी है। बिल्कुल, इसलिए कि देखिए विपक्ष के पास, महागठबंधन के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अब एक ही सीट है उसकी, किशनगंज। अब वो अभी देखिए दूसरे चरण में वहाँ चुनाव होंगे सीमांचल, लेकिन पहले चरण से लेके सभी 7 चरणों कहीं चुनौती है। देखिए, क्लास में जो फर्स्ट होता है, उसे कड़ी मेहनत करनी होती है, अपना जो उसका स्थान होता है उसको बरकरार रखने के लिए। कल मतदाता गए नहीं मतदान पर, केंद्र पर, और जो पार्टी ये कह रही हो कि 400 से पार फिर मोदी सरकार, बिहार में सभी 40 सीट, तो ये किसकी बदौलत होगा? ये जनता की ताकत की बदौलत होता। और जनता यदि वहाँ मतदाता जिसको आप कहते हैं, यदि मतदाता इस हद तक उदासीन है, तो यहाँ डबल इंजन की सरकार बन गई। जैसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर इस पाले में आए तो डबल इंजन की सरकार बन गई। तो कुल मिला कर उसका रिफ्लेक्शन तो मतदान केंद्र पर ना दिखना चाहिए था। तो मतदाता उदासीन रहे, पिछले चुनाव की तुलना में मतदाता कम गए। तो इस हिसाब से एक नेचुरल जो मेरी अपनी समझ है कि ये कहीं न कहीं एनडीए के लिए नुकसानदेह है, नुकसानदायक है, और आने वाले चरणों के लिए यही ट्रेंड बना रहा तो ये खतरे की घंटी है। फिर वो 39 सीट की बात जो आप कहते हैं, वो कहाँ जाकर टिकेगा? अभी तो 4 जून को जो जनता है मालिक को नतीजा के बाद स्पष्ट होगा। लेकिन जो कल का जो मतदाताओं का रुझान आप देखिए वोटिंग के लिए, उसमें उदासीनता जो है इस सचमुच में चिंता की बात है। आप पूरे देश भर में बिहार इसमें पीछे रहा। त्रिपुरा के बाद बंगाल की स्थिति रही, लेकिन बिहार जहाँ लोकतंत्र की आप भूमि कहते हैं, वहीं हम पिछड़ते दिखे।
बिल्कुल, लेकिन हम आपसे 2-3 चीज़ समझना चाहेंगे अरुण जी। पहले तो हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि आखिर कारण क्या है? कारण क्या है, क्यों वोटर्स कम टर्न अप किए इस बार? 2019 की तुलना में क्या कुछ कारण हो सकते हैं? देखिए, कारण अब सीट टू सीट आपको इस पर चर्चा करनी होगी आपको। ओवरऑल ठीक आप है, बात ठीक है। करेंगे, सब सब क्षेत्रों के कुछ अलग-अलग कारण हैं। मैं पहले आपको जी, जी, औरंगाबाद से शुरू करता हूँ। इस पूरे प्रथम बिल्कुल। चरण में जो 4 सीट के चुनाव हुए, उसमें एकमात्र हुँ, सिटिंग एमपी चुनाव वहाँ से भी लड़ रहा है, इस 4 क्षेत्र में। हुँ, औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह, ये चौथी बार वहाँ बिल्कुल। से अपनी किस्मत आज़मा रहे हैं, तो एक हुँ, सिटिंग एमपी वही लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ बिल्कुल। वहाँ राजद ने अभय कुशवाहा को दिया है। हुँ, सुशील हुँ, कुमार सिंह के प्रति एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है। इनकम्बेंसी है, ठीक है। ये आम जी, पहले से चर्चा थी। और फिर ठीक है। निखिल कुमार वहाँ कांग्रेस के प्रमुख दावेदार थे। उनकी हुँ, एक अलग हुँ, प्रतिष्ठा थी। 2 साल से पूरी तैयारी कर रहे थे और हुँ, वो वहाँ कहीं कांग्रेस उस सीट का दावा नहीं की। लालू प्रसाद ने पहले ही राजद के अपने हुँ, कैंडिडेट को अभय कुशवाहा को शमूल थमा दिया। हुँ। तो जी, जी। महागठबंधन में एक तो महागठबंधन में कहीं न कहीं अंतर्कलह, एक बात वो हुँ, थी, अंतर्विरोध था और दूसरी ठीक है। बात ये है कि सुशील सिंह भले ही सिटिंग एमपी हों, ले हुँ, उनके साथ जो जो उनके एंटी इनकम्बेंसी है। हाँ, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, इसके कारण जी, मतदाता उनसे उदासीन थे। तो वोट का ठीक है। जो प्रमुख ठीक कारण वहाँ रहा। दूसरी बात है कि वहाँ अब कुशवाहा जाति को वोट दिया था। लालू प्रसाद ने इस बार एक प्रयोग किया कि भई हम बिल्कुल। यादव को अपनी ओर, तो मेरे वोटर हैं ही, हुँ, वहाँ कुशवाहा को जोड़ें अपने साथ। कुशवाहा को भी अपने हमें लगता पाले है में कि करें। जी। हाँ, तो वो काम नहीं आया। ये कारण है हुँ, कि वहाँ आम तौर पर मतदाता, और एक बात जो मुस्लिम मतदाताओं की बात की, अब वो 1 लाख जी, से अधिक वहाँ मुस्लिम मतदाता भी हैं। तो मेन बिल्कुल। कारण यही लगता है जो औरंगाबाद में। गया की हुँ, बात मैं करता हूँ। गया में हुँ। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इस बार एनडीए के कैंडिडेट हैं। आपको याद होगा पिछली बार महागठबंधन के कैंडिडेट थे। खुद हुँ, मांझी ने एक जो अपनी छवि बनाई है, वो हुँ, राजनीति में भरोसे की छवि नहीं है उनकी। जो हुँ। मुख्यमंत्री बनाया उससे ही उन्होंने बगावत किया। एनडीए में आने के बाद भी उनके कई ख्याल बराबर सौदेबाजी करते रहे। बिल्कुल, राम बिल्कुल, के जी। बारे में उन्होंने जो अपनी सार्वजनिक जो हुँ, धारणा व्यक्त की, बाद में जाके मत्था टेकने अयोध्या भी गए। हुँ, हुँ, आपको हुँ, याद होगा ये प्रधानमंत्री को भी एहसास था। कहीं न कहीं भले ही वो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मांझी हुँ, जो है हमारे लिए शायद हमारी चुनावी नैया जो गया हुँ। की है, वो बहुत सरल जी। नहीं है पार लगना। प्रधानमंत्री को वहाँ कहना पड़ा कि भाई ये वोट आप हमें देंगे। हुँ, ये बिल्कुल, नरेंद्र बिल्कुल। मोदी ने अपने संबोधन में कहा। बिल्कुल, जी। तो पार्टी को भी एहसास था। हुँ, शहर में वोट पड़े, हालाँकि कल 4 कंस्टिट्यूएंसी में जो मतदान हुआ उससे सर्वाधिक गया में ही वोटिंग हुई थी। बिल्कुल, तो बिल्कुल, एक बिल्कुल, कारण जी। मुझे ये लगता है, लेकिन वहाँ फिर भी सीधी लड़ाई है हुँ, और वहाँ कुल मिला-जुलकर लगता है कि जो विपक्ष का ठीक है। कैंडिडेट है राजद का कुमार सर्वजीत, उससे कोई जी, सशक्त उम्मीदवार नहीं हो सकता। भाजपा जो है, मतलब ये भाजपा जी, के लिए एक गया बड़ा सेफ़र सीट समझी जाती थी। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, इस बार बिल्कुल, निश्चित रूप से मांझी को वहाँ एक कठिन चुनौती मिली है और ये जो खास हुँ, करके वोटिंग परसेंटेज कम होना, तो चिंता तो ये बढ़ाता ही कारण है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, जमुई की बात मैं आपसे अब कर रहा हूँ। हुँ, हुँ, जमुई सुरक्षित क्षेत्र का सिटिंग एमपी अब वहाँ है नहीं। हुँ। वहाँ छोड़ के वो अब हाजीपुर से अब रामविलास पासवान के दामाद हुँ, चिराग के अब बहनोई वहाँ वहाँ पे कैंडिडेट हैं। जीजा जी। अब वहाँ उनका यही परिचय है, हुँ, कैंडिडेट का परिचय सिर्फ वही है। अब हुँ, वहाँ जी, है नरेंद्र मोदी का नाम, काम और चेहरा, वो चुनाव का मूल आधार यही है। हुँ, परिचय है कि ये चिराग के बहनोई हैं बिल्कुल, और जी। क्षेत्र में और कोई पहचान नहीं है वहाँ के लिए। वो वहाँ अर्चना रविदास जो लोकल यहाँ रहने वाली, हुँ, वो जमुई की धरती पुत्री हैं, अब वो कैंडिडेट हैं वहाँ। बिल्कुल, जी, और पूरी तरह से देखिए ये पूरे चुनाव का फिजाही न सिर्फ फर्स्ट फेज में, सभी हुँ, 7 चरणों में यही देखने को मिलेगा कि एक तरफ ठीक, नरेंद्र मोदी का नाम, चेहरा और काम और दूसरी जी, ओर लालू प्रसाद की राजनीति, उनका जो ठीक राजनीति है। है, उनका जो प्रभाव हुँ, क्षेत्र है वो देखने को मिलेगा कि इसी आधार हुँ, पर का वोटिंग पैटर्न। ठीक है, लेकिन ठीक है। अब मतदान का प्रतिशत कम होना तो कहीं न कहीं कम क्यों रहा? बिल्कुल, ये इंगित वोटिंग करता है
रहा। जी कि चिराग की तरह अब वो जी। उनके बहनोई के लिए, अरुण भारती के लिए जमुई हम्म। का चुनाव उतना सरल नहीं है। फिलहाल ये सीधी लड़ाई है वहाँ, ये कह जी सकते हैं। कह सकते हैं। आइए ठीक है। नवादा सीट को लेकर। अब नवादा सीट में आप देखिए इस बार सिटिंग एमपी चंदन सिंह को टिकट ही नहीं मिला। अब वो बेटिकट हो गए। लोजपा के अंदर जो अंतर्द्वंद था, अब वो सीट चिराग ने ली नहीं और वो बीजेपी के हवाले कर दिया। बीजेपी के विवेक कैंडिडेट है वहाँ विवेक ठाकुर, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भूमिहार के एक प्रतिष्ठित नेता हैं, सीपी ठाकुर उनके सुपुत्र हैं, राज्यसभा के मेंबर। जी जी। नवादा के बारे में मानते हैं कि वो भूमिहाल बहुल क्षेत्र है। नवादा में इस वक्त टेंडर फाइट की स्थिति बन गई है। वहाँ राजद के जो बागी विद्रोही उम्मीदवार विनोद यादव हैं, उनके चुनावी जंग में कूदने से और राजवल्लभ ठीक है। यादव वहाँ एक फैक्टर है। तो राजद जी से जी विद्रोह के जी। कारण वहाँ तेजस्वी संभाल नहीं पाए। हालांकि बहुत भावनात्मक अपील की थी तेजस्वी ने नवादा में जाकर कि हमारे पिताजी बहुत चिंतित हैं और यहाँ जिस तरह से लोग ये विरोध कर रहे हैं, उन्हें जनता से इंटरेक्शन किया था, वे हमें मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो भाई हम लोग को जो जोड़ने का मुहिम किए हैं उसमें आप साथ दीजिए। बहुत सारी बातें की थी, लेकिन उसका असर नहीं हुआ दिखा। और नवादा में सचमुच में कोई यदि यादव मतदाताओं में कल देखा एग्रेशन, जी तो जी मुझे जी। लगता है उनकी वोटिंग भी जो यादव डोमिनेट, बिल्कुल आमतौर पर तो तब भी वहाँ नवादा कहिए, अब तो सभी जगह वोटिंग कम हुई है पिछले चुनाव से, तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि वो वोटिंग कम हुई है कि एनडीए के लिए नुकसानदेह होने का एक संदेश मिलता है। और यदि यही ट्रेंड बन, इसलिए कि गर्मी तो तभी रहेगी, 7 चरणों में चुनाव होने हैं, ये गर्मी तो तभी रहेगी। आज भी चिलचिलाती धूप है, फिर 26 अप्रैल को मतदान होंगे 10 फेज में सीमांचल में, तो थोड़े गर्मी थमने जा रही है। लेकिन कुल मिला जुलाकर मैं यही कहता हूँ कि यदि यही ट्रेंड रहेगा तो मैं आपसे हमेशा जो कहता रहा हूँ कि बिहार में इस बार के 18वीं लोकसभा के चुनाव में बिहार में एनडीए के लिए 39 जीती हुई सीटों पर कब्जा बरकरार रखना एक कठिन चुनौती है। वो कठिन चुनौती का संदेश कल जो मतदाताओं का पहले चरण की वोटिंग में दिख गया है। उदासीनता, पहले चरण के चुनाव में उदासीनता जो है ये निश्चित। बिल्कुल। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जीतन राम मांझी ने भी बीते दिन बड़ी बात कह दी और उन्होंने बड़ा शक भी जाहिर किया, साफ कह दिया कि पर्ची भी लोगों को समय पर नहीं बांटी गई। ये भी एक बड़ा कारण है वोटिंग परसेंटेज कम रहने का। जीतन राम मांझी के इस बयान को कैसे देखते हैं आप? क्या इसके लिए अब बीएलओ ये सब बात जिम्मेदार आज कह रहे हैं जी? नहीं, अभी तो कहीं ना कहीं शासनिक जिसको आप कहिए पूरी व्यवस्था जो हुई है चुनाव आयोग द्वारा, ये बात ठीक है कि वोटर को पर्ची भेजवाई जाती है। आजकल सिस्टम हो गया कि वोटर पर्ची लेके जाता है, आसानी से बूथ पर उसकी पहचान सुलभ हो जाती है। लेकिन कोई आई कार्ड लेके जाए और वहाँ पोलिंग एजेंट्स होते हैं सभी दलों के, वो तो ये कोई बात हुई, ये कहीं ना कहीं उनकी अपनी अपनी कमजोरी, चुनाव में संगठन की बूथ प्रबंधन की खुद की कमजोरी का ठिकरा फोड़ रहे हैं। अब वो पर्ची यदि नहीं मिली थी, पर्ची तो एक तरह से संदेश है कि भाई देखिए मेरा नाम ये है, आपका बूथ पर आप जाएंगे तो आपका संख्या ये है, दी जाती है वो पर्ची के आधार पर। लेकिन ये शिकायत भी सुनने को मिली कई बूथों पर कि वहाँ जिसके पास पर्ची नहीं था उसको वहाँ चुनाव कर्मियों ने, सुरक्षा कर्मियों ने वोट नहीं डालने दिया। ये कहीं से निर्देश नहीं है कि पर्ची होना अनिवार्य है मतदाता। ये शिकायत भी कई बूथों पर सुनने को मिली। तो जहां तक ये बात कह रहे हैं जीताराम मांझी, वो शिकायत जनता की नजर में, तो फिर उनके कार्यकर्ता क्या कर रहे थे? एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं वो क्या कर रहे थे? अब खुद भी वहां से वो पहचान उनकी रही है, उनकी पार्टी क्या कर रही थी? तो ये इसका दोनों अर्थ में मानता हूँ, कहीं ना कहीं पार्टी का अपना चुनावी प्रबंधन तो होता है ना, बूथ लेवल पर कार्यकर्ता को डिप्यूट किए थे, वो क्या अब चुनाव पर्ची नहीं, मतदाताओं को यदि वोट देनी थी, इसका प्रतिकार। ठीक है, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर किस सीट से कौन आगे चल रहा है? यानी कि अगर हम बात करें गया की, हम बात करें नवादा की, हम बात करें जमुई की, हम बात करें औरंगाबाद की, क्या लगता है किस सीट से कौन आगे चल रहा है? अरुण जी, आपका विश्लेषण, आपका आकलन क्या कह रहा है? हाँ, तो फिर विवेक ठाकुर की राह आसान हुई है, ट्रेंगुलर फाइट की स्थिति।
सीधी फाइट होती तो लालू प्रसाद की जो इस चुनावी रणनीति रही है, अगलों पिछड़ों की, एम बाई की, साथ में उसमें बाप जोड़ने की, उसमें अपने रणनीति में सफल होते। तो इस आधार पर मैं मानता हूं कि वहां गया में, ये नवादा में अपर हैंड एनडीए का है। अच्छा, आप ये बात मान रहे हैं कि नवादा में अपर हैंड एनडीए का है, यानी कि विवेक ठाकुर वहां से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, कुल मिला कर मुझे लगता है जो फिर मैं जमुई आया हूँ। इसके पहले भी 3-4 दिन मैं जमुई में रहा था। कई क्षेत्रों का मैंने जी, जमुई का मिजाज क्या था? जमुई में कुल मिला कर एक स्थिति यही है कि नरेंद्र मोदी का नाम, चेहरा और काम और परिचय सिर्फ कैंडिडेट का यही है कि वो चिराग के बहनोई हैं। तो इस आधार पर ओवरऑल जो स्थिति बनती है उसमें अपर हैंड है यहाँ भी एनडीए का। अरुण भारती का, जी अरुण भारती का अपर हैंड है। ठीक है, ठीक है। तो ये बात आपने कर दी जमुई की। अब अगर हम आए गया पर अरुण जी, क्या लगता है गया में कुमार सर्वजीत या फिर जीतन राम मांझी, कौन आगे चल रहा है गया से? देखिए, गया में खुद मांझी का बयान जो अभी आपने बात कही है, उनके हवाले कि पर्ची नहीं पहुंचा, इसके कारण मतदाताओं को वोट, ये दर्शाता है कि उनको लगता है कि वो चुनाव में कठिन दौर में पहुंचा। वहां लड़ाई सीधी है, जीत हार का अंतर क्या होगा, कौन जीतेगा, ये हम नहीं कर सकते हैं। जीतन मांझी जो है अभी वहां कठिन मुकाबले में फंसते दिख रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि गया का रन जीतना किसी के लिए आसान नहीं होने वाला है, ना ही तो जीतन राम मांझी के लिए और ना ही तो कुमार सर्वजीत के लिए। यही मैं कह रहा हूँ, चल रही है, कांटे की टक्कर है। और कुमार सर्वजीत के रूप में राजद ने जो कैंडिडेट दिया, वो गया के लोग बता रहे थे कि वहां उनसे कोई दूसरा सशक्त उम्मीदवार नहीं होता, इसलिए सशक्त उम्मीदवार का चयन, उनकी खुद की छवि, उनके पिताजी भी सांसद थे और सबसे मिलना जुलना, वो एक कुमार सर्वजीत की वहां पहचान है कि वो उनका वहां सभी लोग से मिलना जुलना, मतलब एक पीपुल्स इंटरेक्शन बहुत शानदार है। इसका लाभ निश्चित रूप से कुमार जी को मिला। कौन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है अरुण जी? औरंगाबाद में कौन? औरंगाबाद में फिर भी सीधी लड़ाई है। अब उस सीधी लड़ाई में तो पिछले चुनाव में उसी तरह से सीधी लड़ाई हुई थी, कठिन मुकाबला था, फिर सुशील कुमार सिंह ने बाजी मारी थी। तो इस बार जो है कुल मिला कर अब देखिए, यदि फिर वही स्थिति रहती है, नरेंद्र मोदी का नाम, चेहरा, एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर तो था ही, वो अभय कुशवाहा भी वहां कोई बहुत आकर्षण के केंद्र, उनके भी विरोध थे। अभय कुशवाहा ने भी, बिल्कुल। तो इसलिए कुल मिला कर कहिए वहां की अब ये तरह कंट्राडिक्शन रहेगा, इसी कंट्राडिक्शन में वहां फिर सुशील कुमार सिंह बाजी मार ले। ठीक है अरुण जी, आपने बहुत तफसील से हमें बताया है कि कहां पर क्या स्थिति है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि दूसरे चरण का मतदान भी होने वाला है। क्या लगता है आपको, इस बार वोटिंग परसेंटेज दूसरे चरण में बढ़ेगा या फिर वही तस्वीर देखने को मिलेगी? ये देखिए, दोनों के लिए लेसनिंग है। जो सेकेंड फेज का चुनाव है वो न सिर्फ एनडीए के लिए, और वो सीमांचल की सीट में तो सिर्फ अररिया सीट से बीजेपी लड़ रही है, अब बाकी सीट कहिए कि वहां सब सीट पर जदयू की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। जदयू को जीती हुई सीट पर कब्जा बरकरार रखना, खासकर पूर्णिया की सीट। अब पूर्णिया में तो पप्पू यादव एक फैक्टर है, पहले दिन से फैक्टर है। नवादा की तरह वहां भी ट्रेंगुलर फाइट तय दिखता है, इससे कोई इनकार नहीं करेगा। अब तारिक अनवर के लिए कांग्रेस ने बहुत जदोजहद करके वो सीट ली है, और वहां खड़गे साहब का संबोधन हो चुका है, उन्हें दौरा किया है। अब इसकी कबल देखिए, राहुल आ रहे हैं, वो भागलपुर में उनकी मीटिंग हो रही है, आज अमित शाह भी हाथ दौरे पर है। तो कुल मिलाकर यदि यही स्थिति रहेगी तो फिर मैं आपसे कहता हूँ, यदि मतदाताओं का यही उदासीनता बड़ी बरकरार रही तो ये कहीं ना कहीं बिहार में इस बार एनडीए के लिए एक झटका वाला स्टेट माना जा सकता है। नहीं होंगे। उसे यदि एक आखिरी सवाल है अरुण जी, अब से कुछ देर पहले चिराग पासवान ने बड़ी पीसी की थी और उस पीसी में चिराग पासवान ने बड़ा आरोप लगाया है, बजाप्ते कहा है कि मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, राजद के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की है कुछ वैसे लोगों के साथ, वैसे मतदाताओं के साथ जिन्होंने एनडीए के हक में वोट डाला है, यानी कि बजाप्ता आप सबूत दिखा रहे हैं चिराग पासवान भी। क्या लगता है आपको
इस तरह की अगर तस्वीरें सामने आएंगी तो राजद की मुश्किलें, महागठबंधन की मुश्किलें, लालू तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देखिए बिहार तो इसी के लिए बदनाम रहा है, या तो हम्म। चुनाव पूर्व हिंसा या चुनाव बाद हिंसा, पोस्ट पोल वायलेंस। बहुत बार तो बिल्कुल। पिछले वर्षों में याद हमको आता है कि पोस्ट चुनाव के दिन के बाद से हिंसा हम्म। प्रति हिंसा और हमला होते थे कि भाई आप तुमने वोट नहीं दिया, ये सब सुन, ये चिराग ने जो आज बातें कही है ये चिंता की बात है। प्रशासन को बहुत हम्म। सख्ती से निपटना चाहिए और हम्म। तेजस्वी को भी अपनी छवि बदलनी है, हम्म। तो अपने लोगों को नियंत्रित करना होगा। ये उनके बिल्कुल, लिए भी नियंत्रित चुनौती करना है। होगा, आप कहाँ चुनना होगा। एम बाई एम बाई हम्म। को एम बाई के साथ बाप का आप यदि विस्तार दे रहे हैं, A to Z बना रहे हैं हम्म। और उनके कार्यकर्ता यदि इस तरह से हम्म। तो अशोभनीय ये कहीं खतरे कोई की बात दुखदाई इस तरह की बात है। करेंगे तो बिल्कुल, उनका भी नुकसान होगा। काहे कि उनका भी 7 नुकसान। चरणों का चुनाव है, ठीक है, हर की ठीक है। जी, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये सबक लेने की जरूरत। सबक लेने की ज़रूरत है, तो बहुत-बहुत शुक्रिया अरुण जी बातचीत के लिए। तो आपने भी सुना है कि हम लोगों ने तफ़सील से चर्चा की है और आपको बताया है कि आखिर कहाँ से किसका पलड़ा भारी है, तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।